प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में आपको सबसे पहले सही विकल्प समझा रहे हैं, तो आप वीडियो बस ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो सबसे पहले प्रिय छात्रों, अब हम आपको क्या है इस वीडियो में सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए समझा रहे हैं। तो वीडियो आपको ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना। क्या लिखा हुआ है? सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस। और बच्चों रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। और बाकी आपको जो इसमें विकल्प दिख रहे हैं ये भी महाकाव्य हैं, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय पूछा है। तो परीक्षा में एक प्रश्न ऐसा बनेगा आपका कि आप कोई दो महाकाव्यों के नाम लिखो, तो लिख देना, एक रामचरितमानस और तीन में से एक लिख सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रिय छात्रों आपका अगला प्रश्न है, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता हैं। तो अभी अपन बात कर रहे थे कि रामचरितमानस की रचना बच्चों किसने की थी? तुलसीदास जी ने की थी। किसने की थी? तुलसीदास जी ने की थी। फिर प्रिय छात्रों है, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, तो ध्यान देना, ये बहुत छोटी सी बात है। कक्षा 8 में आपने याद किए थे 10 रस और 10 के स्थायी भाव। ठीक है। तो हर रस का एक स्थायी भाव होता है। तो रौद्र तो स्पष्ट दिख रहा है कि रौद्र रस का स्थायी भाव होता है बच्चों क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है। प्रिय छात्रों अब हम अगले प्रश्नों पर चलते हैं। प्रिय छात्रों आपका अगला प्रश्न है, दोहा छंद में मात्राएं होती हैं। तो बच्चों दोहा होता है, दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं। इनको आप याद कैसे करोगे वो थोड़ी समस्या वाली बात है। तो दोहा यहाँ लिख देते हैं, दोहा हा की जगह हम फा और बना दें, दो हाफ। समझना बात, ये दो किसके हाफ हैं? 4 के हाफ हैं। तो उत्तर आपका क्या बना बच्चों? 24। दो किसके हाफ हैं? 4 के हाफ हैं। हाफ माना होता है आधा, 4 के आधे 2। तो 24 मात्राएं होती हैं किसमें? दोहा में। ठीक है। दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। अब बच्चों हम देख लेते हैं चौपाई छंद किस प्रकार का है। तो बच्चों चौपाई जो होती है आपकी, ठीक है, चौपाई जो होती है ये मात्रक छंद का उदाहरण है। इसमें मात्राएं होती हैं, इसमें बच्चों मात्राएं होती हैं। ठीक है। तो ध्यान देना, चौपाई में क्या होती है? मात्राएं होती हैं। मात्राएं गिननी पड़ती हैं अपन को, वो अपन अभी आपको बताएंगे, आपको गिनवाएंगे भी। ठीक है। अब यहाँ लेकिन एक बात और है, ऐसे पूछेंगे आपसे कि चौपाई में कितने चरण होते हैं? चौपाई तो 4 से याद कर लेंगे, 4। चौपाई में 4 चरण होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है आपका बच्चों रति। ठीक है। तो सभी के स्थायी भाव याद कर लें आप, अच्छी बात है। वैसे इसी वीडियो में से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ना करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला आपका प्रश्न है, अब लऊ नसानी अब ना नशे हों पंक्ति में निहित रसभाव है। तो बच्चों जब ऐसा शब्द आ जाए अब ना, तो बच्चों ये शांत रस के प्रकार होते हैं। तो बच्चों ये शांत रस के प्रकार होते हैं। ठीक है, ये शांत रस के प्रकार होते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है। अब बच्चों अब है रस के अंग या अवयव माने गए हैं। यहाँ पर ध्यान देना, आपसे पूछा है रस के अंग या अवयव माने गए हैं। तो ये थोड़ा सा आप समझो, जो रस होते हैं बच्चों आपने याद किया होगा, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आपने याद किए। तो रस के 4 प्रमुख अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है। तो ये आपने याद कर लिया। अब है शब्द अलंकार के प्रमुख प्रकार हैं। शब्द अलंकार के प्रमुख प्रकार हैं। तो बच्चों क्या है, हमारे स्कूल में एक लड़की थी आयशा, लड़की का नाम आपको बता रहे हैं, क्या नाम था उसका? आयशा था। जब हम हिंदी बच्चों को समझा रहे थे
तो हमने कहा कि ऐसा हो, आप खड़ी हो जाओ, हमको शब्द अलंकार के प्रमुख प्रकार के नाम बताओ। तो आसानी के नहीं बता पाएंगे हम, उसने पढ़े तो थे, उसको याद नहीं आ रहे थे। ऐसा, तो बच्चों तो आ से पता है, आ से उसने याद कर लिया अनुप्रास अलंकार, आपको याद करवाना ऐसा। या से यमक और सा से श्लेष। तो देखो ऐसा से अपन याद अच्छे से कर लिया अपन ने कि शब्द अलंकार के प्रकार हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। ऐसा आपको नाम याद रखना है ऐसा। कितनी सरल ट्रिक्स है। अब देखो, अब है छंद के प्रमुख तत्व माने गए। छंद, तो बच्चों अपन जब छंद लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। और ये बच्चों अब क्या है, जो छः बनाए, एक क्या बनाए, छः बने हैं। तो बच्चों छंद के जो प्रकार हैं बच्चों छः होते हैं। छंद, छा में ही आ रहा है, छंद छः, छंद के प्रकार होते हैं छः। तत्व प्रकार, ऐसे यति, गति, ऐसे जो सुना होगा आपने, लय, तुक। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, छंद के 6 तत्व होते हैं। देखो हमने आपको इसी से याद करवा दिया, शब्द से याद करवा दिया। तो 80% हम आपको शब्दों से उत्तर निकाल करके दे रहे हैं, फिर आपको क्या समस्या है। तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बच्चों है, रंगमंच पर अभिनय आदि देखकर रसानुभूति कराने वाला कहलाता है। तो यहाँ पर समझो ये क्या हो सकता है। इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा दिख जाए अपन को, क्योंकि छोटा करते हैं बट दिखता नहीं है। ये समस्या बहुत बड़ी है। हाँ देखो, रंगमंच पर अभिनय आदि देखकर, अभिनय हो रहा है माने क्या हो रहा है, अभिनय हो रहा है, आदि देखकर रसानुभूति कराने वाला कहलाता है। वो बच्चों दृश्य काव्य है कि श्रव्य काव्य, ये आपको यहाँ पर ध्यान करना है। रंगमंच, अच्छा रंगमंच छोड़ दो, रंगमंच छोड़ दो, हमें पता नहीं रंगमंच क्या है। हमको तो मंच पता है, हमको क्या पता है, मंच। और मंच बच्चों आपने सभी ने मंच सुना है, मंच बना दो। आज नाटक होने वाला है, नौटंकी होने वाली है, डांस होने वाला है, मंच बनाते हैं। तो नाटक होता है, डांस होता है, तो क्या होता है उसमें, तो बच्चों दिखाई देता है कि नहीं देता है, दिखाई देता है। दिखाई देना माने दृश्य, दिखाई देना माने दृश्य। तो बच्चों रंगमंच पर जो अभिनय होता है वो क्या होता है, वो दृश्य काव्य होता है। क्या होता है, वो दृश्य काव्य। तो आपको इस रिक्त स्थान क्या भरना है, दृश्य काव्य। ठीक है, चलो अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है, देखो चौपाई छंद में मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में बच्चों मात्राएं होती हैं, आपसे पूछा है। तो बच्चों चौपाई में क्या है बच्चों, 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। 1 2 ऐसे 4 चरण होते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी इसको 4 चरण कर सकते हैं। 4 चरण हो गए बच्चे, ठीक है। तो चारों चरणों में बच्चों क्या होता है, कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसमें बच्चों 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में बच्चों 16 मात्राएं होती हैं, ठीक, ध्यान रखना। चौपाई में 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं होती हैं। 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16। तो इसमें आपको तो बच्चों क्या है, 16 याद करना। चौपाई, इसको ऐसे भी याद करो, चौपाई। आपने पाए सुना है, जो गांव में जो खटियाँ होती हैं बच्चों, खटियाँ होती हैं, उनमें 4 पाए लगे रहते हैं, 4 पाए लगे रहते हैं। चौपाई में 4 आ रहा है, तो 4 4 4 4 4 चौके 16, ठीक है। तो चौपाई में पूछा जाए, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं। 4 चौके 16 है, कितना सरल है। अब बच्चों देखो यहाँ पूछ लिया, देखो जो पहला अपन ने प्रश्न समझा था उसमें लिखा था ये कामायनी क्या है, खंड काव्य की महाकाव्य। तो कामायनी बच्चों क्या है, महाकाव्य है। क्या है, ये महाकाव्य है। फिर प्रिय छात्रों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, उन्हें कविता की शोभा बढ़ाने वाले क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। 2 नंबर में भी पूछा जाता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। 2 नंबर में भी बन जाता है। अब प्रिय छात्रों, जिसके प्रति
स्थाई भाव उत्पन्न हो, जिसके प्रति स्थाई भाव उत्पन्न हो बच्चों, वो क्या कहलाता है? जिसके प्रति तो वो कहलाता आलंबन। जिसके प्रति बच्चों स्थाई भाव उत्पन्न हो वो कहलाता आलंबन। मतलब आलंबन, आप उसके पास जाकर के आप आलंबन करना चाहते हो, गले मिलना चाहते हो, जिसके प्रति स्थाई भाव उत्पन्न हो। ठीक है, आलंबन आप जब इसका मीनिंग समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर प्रिय छात्रों क्या है, दृश्य काव्य, श्रव्य लिखा है। श्रव्य काव्य के भेद होते हैं। श्रव्य काव्य के बच्चों कितने भेद होते हैं? तो श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं। श्रव्य काव्य के बच्चों 3 भेद होते हैं। ठीक है, श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं। श्रव्य में भी तो 3 अक्षर आ रहे हैं। श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब प्रिय छात्रों, अगली जो परिभाषा है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? 2 नंबर में भी आता है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम की परिभाषा किसने दी थी? बच्चों ये परिभाषा दी थी आपकी भरत मुनि ने। ये किसने दी थी? ये दी थी आपकी भरत मुनि ने। एक काव्य की परिभाषा है, पूछेंगे भरत मुनि के अनुसार परिभाषा लिखो तो बता देना, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। फिर प्रिय छात्रों पूछा आपसे रश्मि रथी खंड काव्य की रचना है। तो जो रश्मि रथी है बच्चों, एक खंड काव्य है। पहली बात तो ये है। अब किसकी रचना है? तो बच्चों एक कवि दिनकर की रचना है। ठीक है, फिर प्रिय छात्रों है, जिस काव्य में अगले और पिछले गद्यों का पारस्परिक संबंध ना हो। यहाँ थोड़ा समझना, जिस काव्य में अगले और पिछले गद्यों का पारस्परिक संबंध ना हो, जब पारस्परिक संबंध नहीं है तो बच्चों क्या होगा? मुक्त होगा। वो क्या होगा? वो मुक्त होगा बच्चों। है सही बात? तो इसका उत्तर क्या है आपका? मुक्तक काव्य। प्रिय छात्रों, अगले वीडियो में आपको सही जोड़ियाँ बना करके समझाने